78% फ्यूल एज अ हीट एनर्जी जाया हो जाता है। इसका मतलब कि लेट सपोज आपने अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया है गाड़ी में, फ्यूल डलवाया है, तो उसमें से आप सिर्फ 22% को यूज कर रहे हैं, 78% इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो जाता है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 5 और आज हम देखेंगे चैप्टर 5 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हाउ डज वर्क रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि वर्क डन किस तरह से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, हमें ये बात बतानी है। तो सपोज करें कि लेट सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है और वो पड़ा हुआ है। मैंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई की, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की और ऑब्जेक्ट मूव हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ऑब्जेक्ट ने। और वर्क डन का फॉर्मूला कुछ यही होता था कि वर्क डन बराबर होता था एफ डॉट एस के। ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया। जब मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो इसका मतलब मेरी अपनी इंटरनल एनर्जी यूज हो गई, मेरी एनर्जी यूज हुई तभी तो ऑब्जेक्ट आगे मूव हुआ। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव किया, मेरी एनर्जी यूज हुई, मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो यूज हुई ऑब्जेक्ट को आगे करने में। तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो गई। कैसे देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव हो गया। ऑब्जेक्ट जब मूव हुआ, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। और वो एनर्जी कहाँ से आई, एक्चुअली जब मैंने ऐसे फोर्स लगाई तो मेरी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई। तो क्या हुआ कि जब वर्क डन एक्चुअली जो था वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी था, मेरी बॉडी की एनर्जी ऑब्जेक्ट में चली गई। कब गई, जब ऑब्जेक्ट पर वर्क डन हुआ। तो जो वर्क डन है वो हमेशा एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यूज होता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मूव हो गया आगे की तरफ, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब भी ऑब्जेक्ट मूव होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। नाउ मेरी एनर्जी यूज हुई, ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई, तो मेरे अंदर से एनर्जी ट्रांसफर हो गई ऑब्जेक्ट के अंदर। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी यूज हो रही है। वो एनर्जी कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Pe इज इक्वल टू mgh। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, मेरी जो बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है। जब मैंने इसको ऊपर मूव करवाया, मेरी एनर्जी यूज हुई, वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी वर्क डन होता है एक्चुअली हम उसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, नहीं सॉरी, हाउ इज पावर रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। पावर किस तरह से वर्क डन और टाइम से रिलेट करती है, हमें ये बताना है। तो पावर का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा था रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मींस डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अगर हम इसमें देखें, पावर डायरेक्टली रिलेट कर रही है वर्क डन से और इनवर्सली रिलेट कर रही है टाइम से। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो कुछ ऐसे सेम वही फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, अगेन वो पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं। ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया। सही, एक बार मैंने फोर्स जरा सी लगाई और लेट सपोज 1 मिनट में ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। एक बार मैंने फोर्स बहुत ज्यादा लगाई और ऑब्जेक्ट इस बार ज्यादा मूव हुआ। तो क्या होगा कि सपोज करते हैं दोनों में 1-1 मिनट का टाइम लगा, दोनों केसेस में। एक बार जब हल्की फोर्स लगाई, एक बार ज्यादा फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में 1 मिनट तक मूव हुआ। तो पावर कहाँ ज्यादा होगी, ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में। अक्सर हम ये भी बोलेंगे कि ज्यादा पावर से फोर्स लगाओ,
इसका मतलब जब वर्क डन ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि पावर ज्यादा हुई आई है। मीन्स हमारे पास क्या है, पावर एक्चुअली है वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक खास टाइम में हम कितना वर्क डन करवा सकते हैं वो पावर है। कोई अगर एक खास टाइम में लेट्स सपोज 10 जूल का वर्क डन करवाता है, सेम उसी टाइम में कोई 20 जूल का वर्क डन करवा देता है, तो 20 जूल वाला जो वर्क डन होगा वहां पावर ज्यादा होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इनवर्सली रिलेट करती है टाइम से और डायरेक्टली रिलेट करती है वर्क डन से। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या फर्क है? लेट्स सपोज यहीं पे आते हैं। क्वेश्चन 3, एवरेज पावर किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सपोज दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम, यहाँ पॉइंट ए और यहाँ हमारा पॉइंट बी। अब हुआ ये कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से बी मूव हुआ और उसको टाइम लगा 60 सेकेंड्स। ऑब्जेक्ट पहले मूव हुआ यहाँ से यहाँ पे और इसमें इसको लग गया 10 सेकेंड। देन ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, इसमें लग गया 20 सेकेंड। देन इधर मूव हो गया, इसमें लगे 6 सेकेंड। इस तरह से करते करते 4 सेकेंड और देन यहाँ आ गया, यहाँ लगे 30 सेकेंड। सही, टोटल हमारे पास 60 सेकेंड हो जाएंगे। 10 20 30 प्लस सॉरी 40, यहाँ 20 सेकेंड लग गए। हमने किया ये कि टोटल टाइम और टोटल वर्क डन को हमने ऐड करवाया। लेट सपोज यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो था 11 जूल। यहाँ पे वर्क डन कुछ कम है, इसको हम 8 जूल बोल लेते हैं। यहाँ 9 जूल, 5 जूल और यहाँ पे 15 जूल का वर्क डन। पहले बॉडी यहाँ से यहाँ आई, जो वर्क डन हुआ वो 11 जूल था और टाइम जो लगा वो 10 सेकेंड था। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई। इनको भी हम बीच में पॉइंट्स बना लेते हैं कि ये पॉइंट सी डी ई और एफ पॉइंट है। सही, अब हुआ ये कि सी से डी तक आने में 20 सेकंड लगे और वर्क डन था 8 जूल। देन डी से ई तक आने में 6 सेकंड लगे, वर्क डन जो हुआ 9 जूल। सेम इसी तरह से हो रहा है। हमने क्या किया कि हमें कहा गया कि ए से बी तक की पावर निकालनी है। तो पावर हमने किस तरह से निकाल सकते हैं हम, कि पहले हमने कहा कि सारे वर्क डन को ऐड कर लेते हैं। टोटल वर्क डन W नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 11 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 और प्लस 15 और ये हमारे पास आ जाएगा 11 9 20 25 30 30 40 48 48 जूल का वर्क डन हो गया हमारे पास। देन हमने किया कि टोटल टाइम क्या होगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये तो हमने वैसे देखा था 60 सेकेंड था टोटल टाइम। अब हमने निकाली पावर और वो पावर आई टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और ये आ गया 48 डिवाइडेड बाय 60। कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा इसका। सही है, तो हमारे पास जो ये पावर आई है ये एवरेज पावर है। एवरेज पावर किस तरह से आती है कि जितने भी वर्क डन हुए हैं सबको हमने ऐड किया और टोटल टाइम से डिवाइड करवा दिया, ये हमारे पास एवरेज पावर है। नो, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है कि हम एक एक इंटरवल की पावर कैलकुलेट करें। एक खास टाइम में जब पावर कैलकुलेट की जाती है तो वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है। यानी कि हमने क्या किया कि लेट सपोज आपको कहा जाता है ए से सी तक जब ऑब्जेक्ट मूव हुआ उसकी पावर निकालो, वो एक इंस्टेंटेनियस पावर होगी। एक खास टाइम लिमिट के लिए या एक ऐसा टाइम जो ऑलमोस्ट जीरो हो रहा हो, ऐसे टाइम यूनिट्स के लिए हमारे पास जो पावर होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है। जैसे सपोज करें ए से सी तक की हमें पावर निकालनी है, तो पावर अब जो होगी वो इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे हम। बराबर हो जाएगी वर्क डन कितना है 11 जूल डिवाइडेड बाय टाइम है 10 और 1.1 आ जाएगा वॉट। तो यहाँ पे भी वॉट। तो हमारे पास एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन। कितने भी वर्क डन हुए हैं आप देखें, जो वर्क डन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के रिस्पेक्ट से हो रहे हैं।
टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमारे पास एवरेज पावर आएगी, क्योंकि पावर बीच में चेंज होती जा रही है ना। लेट सपोज आप मूव कर रहे थे, आपकी पहले वेलोसिटी हुई 4 मीटर पर सेकंड, देन हो गई 10 मीटर पर सेकंड, देन आप थक गए, आपकी वेलोसिटी हो गई लेट सपोज 6 मीटर पर सेकंड। आप क्या बोलोगे, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? एवरेज क्या लेंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 10 प्लस 6 16 20, 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 3, लेट सपोज आपके पास आ जाएगी 6.66। आप कहोगे ये आपकी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है कि ऑलमोस्ट 6.66 मीटर पर सेकंड से आप मूव कर रहे थे, लेकिन आपको कहा जाए कि एक्चुअल क्या होगी, आप बोलोगे पहले 4 थी, देन 10 हुई, देन 6 हो गई। सेम लाइक पावर, एक बार आपने ओवरऑल देख के एवरेज पावर बता दी कि एवरेज इतनी होगी, और दूसरी बार आपने क्या किया, इंस्टेंटेनियस बताई कि यहाँ ये होगी, फिर यहाँ की कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ, इस तरह से। ये इंस्टेंटेनियस पावर है जो एक खास टाइम लिमिट के लिए होती है। एवरेज पावर एक खास टाइम लिमिट के लिए नहीं होती, बल्कि जितना भी टाइम लग रहा है सबको हम ऐड कर देते हैं और उससे पावर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस पावर, ये वाली, और ये एवरेज पावर। नाउ क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है हाउ डज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद हाइट एंड मास। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, यहीं पे करते हैं। 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन 4 हमें कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है विद हाइट एंड मास, मास और हाइट के चेंज होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी। तो ग्रेविटेशनल, जब भी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड आ जाए, समझ जाए कि रिलेटिव की बात हो रही है। रिलेटिव मीन ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, इस पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। हमने दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ी है ना, एक वो वाली और एक हमने पढ़ी थी ये वाली एब्सोल्यूट, -gmm डिवाइडेड बाय r। तो जब भी आपको कहा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात होगी, अनटिल एंड अनलेस एब्सोल्यूट ना बोलते। जब एब्सोल्यूट बोल दिया फिर इस पे आएंगे, वरना हम इस पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे और ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको कहा गया कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज होगी विद मास एंड हाइट। तो आपने थोड़ी देर पहले मैंने इसका एक रिलेशन बना के दिखाया था कुछ इस तरह से कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के, यहां नजर आ रहा है, और इनवर्सली रिलेट कर रही है टाइम से। सेम यहां पे भी अगर देखें, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट कर रही है मास से, डायरेक्टली रिलेट कर रही है ग्रेविटी से, और डायरेक्टली ही रिलेट कर रही है हाइट से। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, पोटेंशियल एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के, और पोटेंशियल एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। नाउ कहा गया कि मास और हाइट से पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगी, किस तरह से रिलेट करेगी। ये तो पता लग गया रिलेट कैसे कर रही है, डायरेक्टली रिलेट कर रही है। अगर मास बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर हाइट बढ़ेगी तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे देखें, ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, अगेन वही जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर की तरफ मूव करवाता हूँ, क्या होगा, मैं वर्क डन करवा रहा हूँ, मेरी बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा मेरी एनर्जी और यूज होना शुरू होगी, वो सारी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट से जैसे जैसे हाइट बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट कम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी वापसी कम होना शुरू हो जाएगी। सेम अब मास के लिए आते हैं। लेट्स सपोज एक बार मेरे पास एक हाथ में एक मार्कर है और यहाँ 3 मार्कर हैं, मैं तीनों को सेम एक साथ ऊपर एकदम मूव करवा रहा हूँ। कहाँ मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, 3 मार्कर वाले केस में, क्योंकि यहाँ मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वर्क डन करवाना मुश्किल होगा, और जब मैं वर्क डन ज्यादा करवाऊंगा, सपोज करें 3 मार्कर्स आ गए हाथ में, अब मेरे को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है, तो मतलब मैं ज्यादा वर्क डन करवा रहा हूँ,
ज्यादा वर्क डन करवाने का मतलब है मेरी एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, और जितनी भी मेरी एनर्जी यूज हो रही है वो कहाँ जा रही है, मार्कर्स के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब कि जब मास बढ़ा तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो मास के भी डायरेक्टली रिलेट करेगी और हाइट से भी डायरेक्टली रिलेट होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो हमने क्वेश्चन 1 और 4 दोनों में देखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ क्या होगा, अपनी फॉर्म चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसको हम कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि लेट सपोज इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, डबल ई लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेट सपोज आपके पास एक बल्ब है, उसके अंदर एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है बल्ब। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट में, लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। अच्छा नाउ जो बल्ब है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कभी भी कोई बल्ब अगर ग्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है, हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है। इसका मतलब कि जब आपने एक बल्ब को ऑन किया तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एक तो लाइट में, दूसरा हीट एनर्जी में, दोनों एनर्जी की टाइप है। सिमिलरली लेट सपोज अब एक फैन की एग्जांपल लेते हैं, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आ रही है, आपने एक फैन को ऑन कर दिया, अगेन फैन रोटेट करना शुरू हो गया, फैन रोटेट हो रहा है इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। वर्क डन कौन सी एनर्जी करवाती है, हमेशा मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन करवाती है। तो इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में, प्लस जो फैन का सेंटर पार्ट होता है जहां वो रोटेट कर रहा होता है वो जगह गर्म होना शुरू हो जाती है। अगेन क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन भी हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और हीट में भी कन्वर्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बार कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट में। सही है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, केमिकल एनर्जी की ले लेते हैं, सीई केमिकल एनर्जी है। लेट सपोज आपने अपनी जो गाड़ी है उसके अंदर फ्यूल जलवाया, फ्यूल क्या है, एक्चुअली एक केमिकल है, और उस केमिकल के अंदर एक एनर्जी है, जो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। आपने फ्यूल को ऐड करवाया गाड़ी में, वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो अब गाड़ियां रन कैसे करती हैं कि वो जो फ्यूल है वो बर्न होता है। अच्छा जब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, चलाना शुरू किया, उस केमिकल एनर्जी के थ्रू वर्क डन हो रहा है, गाड़ी चल रही है इसका मतलब वर्क डन हो रहा है। वर्क डन जब भी होगा इसका मतलब वहां पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। प्लस जब हम एक गाड़ी को चलाते हैं तो उसका इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें अगर आप देखें जब भी एनर्जी की कन्वर्जन होती है तो हीट लाजमी प्रोड्यूस होती है, और इसे हम एज अ लॉसेस बोलते हैं कि ये लॉस हो रहा है हीट एनर्जी का, एनर्जी जाया हो रही होती है। हम कभी नहीं चाहते कि हीट प्रोड्यूस हो, खुद ब खुद प्रोड्यूस होती है। और जो हीट है हम बोलते हैं ये सबसे खराब क्वालिटी की एनर्जी है, कोई नहीं चाहता कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारी नॉर्मल मोटरसाइकिल होती है, इसमें जो फ्यूल है वो कितना यूज हो रहा होता है, हमने लेट सपोज जितना भी फ्यूल डलवाया उसमें से अबाउट 78 या 79%, 78% मोस्टली कहा जाता है, 78% फ्यूल एज अ हीट एनर्जी जाया हो जाता है। इसका मतलब कि लेट सपोज आपने अगर 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया है गाड़ी में, फ्यूल डलवाया है, तो उसमें से आप सिर्फ 22% को यूज कर रहे हैं, 78% इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो जाता है। तो इस बात को समझे कि लॉसेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, इन लॉसेस को हमें कम करना होता है, और पॉसिबल करते हैं कम हो जाए, लेकिन एज अ हीट कम हो नहीं सकते और खत्म तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमारे पास आपको ये चीज समझनी होगी कि लॉसेस हमारे पास बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है, अच्छा ये 5 में हम समझना क्या चाहते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है,
तो आप देखें एनर्जी क्या हो रहा है, अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, खत्म नहीं होती कभी। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है हाउ डज एनर्जी एफिशिएंसी प्ले अ रोल इन वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप देखें एफिशिएंसी होती क्या है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी को हम मोस्टली इस तरह से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। नाउ आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं, या हम यूं भी देख सकते हैं कि इसको एक और फॉर्म में मैं लिखता हूं, यूजफुल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। और एक और फॉर्म भी होती है वर्क डन, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ई। तो तीनों के रिस्पेक्ट से देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दी कि हम जब फ्यूल डलवाते हैं कि लेट्स से 100 रुपीज का फ्यूल डलवाया है, उसमें से हम सिर्फ 22% यूज कर रहे हैं और 78% जाया हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमने टोटल कितना डलवाया था 100 रुपीज का। अच्छा 22% का मतलब है कि 22 रुपीज का हम यूज कर रहे हैं, 78 रुपीज का फ्यूल जाया हो रहा है। तो हमने टोटल कितना डलवाया था 100, ये हमारा एज अ इनपुट था। जो 100 है ये इनपुट है, ऐसा ही है, हमने 100 रुपीज का फ्यूल डलवाया। आउटपुट जो हम इस्तेमाल हुआ वो कितना था 22, तो ये हमारे पास ये आउटपुट हो जाएगा। हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, अब एफिशिएंसी के लिए आउटपुट 22 जो क्या है यूजफुल एनर्जी है। इन टर्म्स ऑफ मैं रुपीज बता रहा हूं, वैसे वो उसको एनर्जी में लेते हैं, मैं एज अ रुपीज की फॉर्म में समझाना चाह रहा हूँ कि 22 रुपीज का आउटपुट था जो यूज हुआ है, टोटल कितना था इनपुट 100। तो हम कहेंगे कि एफिशिएंसी आ गई 0.22, या एफिशिएंसी में हम मल्टीप्लाई डिवाइड 100 भी करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा ये 22% भी बोल सकते हैं। 0.22 का मतलब है 22%। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या है, यूजफुल एनर्जी, जो एनर्जी यूज हुई वो डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। या हम यूं भी वो देख सकते हैं कि वर्क डन कितने, यहाँ पे 100 रुपए का फ्यूल डलवाया, कितने का वर्क डन हुआ 22 का, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय 100 रुपए के अंदर टोटल एनर्जी कितनी थी, वो जो हमारे पास क्या हुआ है कि जो जाया हो गई वो भी, जो इस्तेमाल हुई वो भी, दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा जो कि हमने यहाँ लिखा है। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब है कि कितनी हमारी एनर्जी यूज हो सकी टोटल में से। जैसे यहाँ पे कितनी हमारे पास एनर्जी, जो हमने लाइट जलाई थी, लाइट जलने में जो एनर्जी यूज हुई वो कितने परसेंट थी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी जो आई थी। सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम कितनी एनर्जी यूज कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड की जा रही है, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि एफिशिएंसी अभी तो 22% है, अगर हम कहें कि एफिशिएंसी 50% हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लेट्स सपोज हमने जो 100 रुपए का फ्यूल डलवाया है उसमें हम अबाउट 2.5 टाइम्स ज्यादा यूज कर सकेंगे फ्यूल। और जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो मैंने अभी तक पढ़ी है वो 56% होती है। 56% एफिशिएंसी अभी तक मैंने जो पढ़ी है वो मैक्सिमम पढ़ी है, मे बी इससे ज्यादा होती हो, और एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हमेशा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जाया हो रही होती है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें हीट जाया ना हो। तो एफिशिएंसी इन द एज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, इसको वापसी हम क्वेश्चन 1 वाली एग्जांपल पे लाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाई
ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया। ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ इसका मतलब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ गई है। यहीं पे आते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करना शुरू हुआ इसका मतलब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ गई है या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। अगर एक ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ गई है इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो होता ही है। वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई। इनिशियली हो सकते ऑब्जेक्ट पहले से थोड़ा सा मूव कर रहा था, जैसे सपोज करें मैं मूव कर रहा हूं वैसे मुझे पीछे से किसी ने आके फोर्स लगा दी, मेरे पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी। जब पीछे से फोर्स लगी, सपोज करें मैं चल रहा था, अचानक से फोर्स लगी, मैं तेज हो गया, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है या मेरी जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई। पहले भी कुछ काइनेटिक एनर्जी बॉडी में थी, बाद में बढ़ गई। जो वर्क डन हुआ है वो मेरे ऊपर, वो ऐसा क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जितनी मेरे अंदर एनर्जी आई, वो कहां से आई? कि मेरे ऊपर जो फोर्स लगी उससे। तो हम क्या कहेंगे कि जो वर्क डन है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वो हमारे पास वर्क डन के बराबर होगी। जैसे सपोज करें कि ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 5 जूल, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और उससे इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ? 5 पहले से थी, जो वर्क डन हुआ वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। 5 से 12 हो गई, वर्क कितनी एनर्जी बढ़ी? 7 जूल। जो क्या हुआ है, वो जो वर्क डन हुआ है वहां से आई है। तो हमारे पास क्या होता है कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे आएगी? 12 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल 7 जूल। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशंस के लिए, यानी कि वर्टिकल मोशंस में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए। जब भी एक ऑब्जेक्ट में हॉरिजॉन्टली वर्क डन होगा तो वो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये हमारे पास कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैलकुलेटेड। अच्छा, इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाके देखेंगे, इसका एक पूरा लेक्चर है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसके थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग चीज है। इसको वैसे तो समझ आ जाएगी आपको, लेकिन फिर भी आपने इसको लेक्चर में से देखना है। मैं लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अच्छा, वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं कि सपोज करें अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, ऐसे हाथ रखे और मैं ऐसे उसको ले जाते हुए आगे लेके जा रहा हूँ, मेरी फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई जोर से, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे चला गया, फिर फोर्स लगाई, फिर आगे चला गया। अब मैं थक गया हूँ, सही। अब मैंने फोर्स लगाई और वो फोर्स कम कम उसकी थी, कम मैग्नीट्यूड की थी, यानी कि पहले लेट्स सपोज मैंने 10 न्यूटन लगाई, फिर 5 न्यूटन, फिर 6 न्यूटन, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है वर्क डन करवाते हुए। तो ऐसी फोर्सेस कहलाती हैं वेरिएबल फोर्सेस। अगर फोर्स चेंज ना हो तो वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल फोर्स होगी। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा हमें बताना है कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, दो ग्राफ ले रहे हैं। हम एक बार करते हैं वर्क डन थ्रू वेरिएबल फोर्स, सॉरी कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ जब भी बनता है तो वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हमेशा। अच्छा, अब ग्राफ से जब भी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो वो कैसे करते हैं कि इसके नीचे का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं और ये एरिया बराबर होता है वर्क डन के। हम कहते हैं कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बराबर होता है वर्क डन के। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना आसान होता है। जो इसकी ये हाइट है और इसकी ये विड्थ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एरिया आ जाता है और वो एरिया बराबर होता है वर्क डन के।
बेस बोल देते हैं इसको। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरिया आ जाएगा। ना वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल में ग्राफ हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वेरिएबल में ग्राफ कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अब हम क्या करें, हम करते ये हैं कि इसके नीचे का एरिया कौन सा है, ये रहा इसके नीचे का एरिया, ये एक रेक्टेंगल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे पोर्शंस में ब्रेक कर देते हैं जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट्स। देन हम करते ये कि ऐसे इनको खुद से रेक्टेंगल्स बनाना शुरू करते हैं। इससे फायदा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वर्क डन आता है लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट क्यों होती है, क्योंकि आप देखें ये वाला एरिया तो कैलकुलेट होगा ही नहीं, सिमिलरली यहाँ पे जो ये एरिया आ रहा है ये भी कैलकुलेट नहीं होगा, कुछ एरिया है जो एक्सक्लूड हो जाता है। हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू वर्क डन की फाइंड कर पाते हैं थ्रू मेथड जिसमें हम क्या करते हैं छोटे छोटे डिफरेंशियल रेक्टेंगल्स बनाएंगे, हर एक रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके सारे एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है वर्क डन कैलकुलेट करने का थ्रू वेरिएबल फोर्स। इसके मैं लेक्चर की लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसको आप मजीद अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।